बौनी बहू का चौमिन ठेला। हमें तो समझ नहीं आता जी, हमारी बेटी का कौन हाथ थामेगा। भले ही हमारी बेटी की उम्र 25 साल है, लेकिन इसकी हाइट किसी 5 साल की लड़की से ज्यादा नहीं। भाग्यवान, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे क्या हो गया? अगर हमारी नेहा की हाइट नहीं बढ़ रही तो तुम देखना, एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा उसके लिए। अजी क्या खाक आएगा, इस 3 फुटिया लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। जहाँ सुनीता और रघु आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दरवाजे के पास खड़ी नेहा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। और अपनी माँ की बात सुन नेहा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने दुखों को छुपाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल नेहा, जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसकी शादी के लिए उसके माता पिता काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और इसका कारण उसकी हाइट थी। ऐसे ही एक दिन रघु अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आता है और सबका मुंह मीठा कराते हुए कहता है, तुम कहती थी ना सुनीता कि हमारी नेहा के लिए इस दुनिया में कोई लड़का नहीं बना, और तुम्हारी बात झूठ निकली। अरे शहर से एक लड़के का रिश्ता आया है, वो कल नेहा को देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शहर से लड़के वाले हमारी नेहा को देखने आ रहे हैं। बस उन्हें हमारी नेहा पसंद आ जाए। माँ, आप हर बार इस तरह क्यों बोलती हो? मैं मानती हूँ कि मेरी हाइट कम है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप हर बार मुझे कोसती हो। अरे जब आप लोगों को मेरी हाइट या मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझे पैदा होते ही मार देते ना। इतना बोलकर नेहा अब अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो वहीं सुनीता को भी अपने लफ्जों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे मनाते हुए कहती है, नेहा बेटी, मुझे माफ कर दे। सच बताऊं तो मुझे तेरी फिक्र रहती है, क्योंकि तेरी दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती जा रही है और बस हाइट के चलते लोग तुझे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। जिसकी जवान बेटी घर में होगी, उस माँ बाप को भला चिंता कैसे नहीं होगी। बस परेशानी में आकर मैं तुझे इतना कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तू तो मेरी जान है। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब अगले दिन लड़के वाले शहर से नेहा को देखने आते हैं। सुनीता बहन जी, आपने हमारा आदर सत्कार बहुत कर लिया, अब बस हमें अपनी बेटी दिखा दीजिए। आखिर हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं भी नेहा को लेकर आती हूँ। सुनीता अब जैसे ही नेहा को अपने साथ लाती है तो नेहा की हाइट देखकर लड़के की हंसी छूट जाती है और वो नेहा का मजाक बनाते हुए कहता है, माँ, आर यू सीरियस? मैं 5 साल की बच्ची से शादी करूंगा? अरे यार, इससे तो अच्छी मेरी ऑफिस की कलीग है। भले ही वो 4.5 फीट की है, पर कम से कम दिखती तो है। अरे इसको मैं शादी के बाद अपने साथ लेकर घूमूंगा क्या गोद में? हाँ, तूने सही कहा बेटा। अरे मुझे लगा था कि भले इनकी बेटी की हाइट कम है, लेकिन इनकी बेटी हर चीज में निपुण होगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अपनी 25 साल की बेटी की नहीं, बल्कि 5 साल की बेटी से तुम्हारी शादी करवाने की सोच रहे। लगता है 25 में 2 साइलेंट रह गया था। बहन जी, आपकी 5 साल की बेटी, माफ करना, 3 फुट की बेटी से हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ सकते, वरना आपको तो पता नहीं, पर हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। इस तरह लड़के वाले नेहा का मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख नेहा को एक बार फिर दुख होता है और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा को हर तरफ रिजेक्शन मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन रघु एक पंडित के पास गया। पंडित जी, अब आपको तो मेरी नेहा के बारे में पता ही है। जाने मेरी नेहा के लिए कितने अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए, बस एक कमी की वजह से वो सारे रिश्ते हाथ से चले गए। अरे भाई, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। अगर हमारी बिटिया के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे तो देखना उसकी किस्मत में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। न जाने वो अच्छा कब आने वाला है मेरी बेटी की जिंदगी में। वैसे रघु मेरी नजर में एक लड़का है, यही अपने पड़ोसी गांव का है, अमीर है, हर चीज में अच्छा है, नौकरी वाला है, बस उसके घर वालों की मांग थोड़ी ज्यादा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटी की वहां सेटिंग करवा सकता हूँ, बस थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए जितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरी नेहा इकलौती है और मेरे पास जो कुछ है वो मेरी बेटी का ही तो है। रघु की बात सुनकर अब पंडित अगले ही दिन नेहा का रिश्ता लेकर लड़के वालों के पास जाता और आने वाले 2 दिन के अंदर सुमित अपनी माँ शांति के साथ नेहा के घर आ जाता है। पर जब नेहा के माता पिता लड़के को देखते हैं तो उनके कलेजे को ठंडक पहुँचती है, क्योंकि लड़के की हाइट भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। भाई साहब, आपने हमारा बहुत अच्छे से सम्मान किया है, अब हमें लड़की दिखा दीजिए। शांति की बात सुनकर सुनीता अब नेहा के कमरे में गई
और उसे लेकर आ गई। नेहा को देख शांति का थोड़ा सा मुंह बना, लेकिन सुमित की हाइट भी ज्यादा नहीं थी और वो भी सिर्फ 4.5 फुट का था, इसलिए शांति इस शादी के लिए मान जाती है। अब इस तरह नेहा और सुमित का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले कुछ ही समय में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे एक दिन शांति के घर कुछ मेहमान आते हैं और जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा टेबल लगाकर अपने रिश्तेदार को सब्जी दे रही थी। तभी गलती से उसके हाथों से सब्जी गिर जाती है और शांति, सच में तू अपने घर में बहू नहीं 5 साल का बच्चा ही लेकर आई है। अरे इतनी छोटी सी पिद्दी सी बहू लाने की क्या जरूरत थी। रिश्तेदार की बात सुनकर अब नेहा से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में बोल पड़ती है, माफ करना आंटी जी, लेकिन मेरी सास को ये बात पता है कि उनकी बहू और उनका खुद का बेटा हाइट में कम है। उसके बाद भी इन्होंने हर चीज अपने घर में इतनी ऊंची ऊंची रखी हुई है। अब मेरी हाइट इतनी कम है तो मैं कैसे आप लोगों को खाना सर्व करूं? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में आए रिश्तेदारों से इस तरह जुबान चलाएगी। कद 3 फुट का और जुबान 6 गज की, निकल जा मेरे घर से। इतना बोलकर अब शांति अपनी बहू को घर से निकाल देती है तो वहीं नेहा रोती हुई सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। तभी उसके पिता रघु उसे देख लेते हैं और वो अपनी बेटी नेहा के पास आकर उससे सवाल करते हैं, नेहा बिटिया, ये क्या तेरी ऐसी हालत? पिता का सवाल सुन अब नेहा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मानो रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब रघु अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है, लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बेटी घर रहे तो समाज उसे अपनाता नहीं। ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। देख रही हो बहन, पहले तो इस नेहा की शादी नहीं हो रही थी और अब जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अरे भाई, निकालेंगे क्यों नहीं, भले ये 3 फीट की है लेकिन इसकी जुबान 6 फीट की है। चला लिया होगा उसने अपने ससुराल में जुबान, तभी इसके ससुराल वालों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। अब हर कोई इसके माँ बाप की तरह थोड़ी ना है। बताओ, शादी के बाद भी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी पड़ी है। लोगों की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुन नेहा को बहुत तकलीफ होती है। नेहा देर रात अपने माँ और पिता का घर छोड़कर निकल जाती है दूसरे शहर। उस शहर में नेहा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चाउमीन का ठेला लगाया करती। वो बूढ़ी औरत जब नेहा की ऐसी हालत देखती है तो उसे अपने साथ रख लेती है और अब वो उसे चाउमीन बनाना सिखाती है। नेहा बेटा, अगर तुम इस चाउमीन में लाल मिर्च के साथ ही चटपटे मसाले डालोगी तो तुम्हारी चाउमीन पूरे गांव में खुशबू करने लगेंगे और ना चाहते हुए भी ग्राहक तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। बूढ़ी औरत के बताए अनुसार ही अब नेहा चाउमीन बनाती और बौनी नेहा उस औरत का ठेला संभालने लगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब बौनी बहू के चाउमीन के ठेले के नाम से नेहा फेमस हो जाती है। नेहा दीदी, सच में आपकी चाउमीन में जो स्वाद है वो शायद शहर के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं है। आप बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरे हाथ की बनाई हुई चाउमीन पसंद आ रही है। इस तरह लोगों को नेहा के हाथों की चाउमीन काफी पसंद आने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा बूढ़ी औरत के साथ खुश रहने लगती है, क्योंकि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपना मायका दोनों ही त्याग दिया था। क्योंकि ससुराल में उसे बौने होने का ताना मिलता और मायके में शादी के बाद पति के छोड़ने का, इसलिए वो न तो अपने ससुराल जाती और न ही मायके। माधोपुर गांव में पार्वती अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पार्वती के पिता एक गरीब किसान थे जो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। पार्वती की माँ कई साल पहले ही मर गई थी, जिस कारण पार्वती ने घर का कामकाज छोटी उम्र में ही संभाल लिया। पापा आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, वैसे भी आज बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ देर बाद पार्वती अपने बाबा के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी लेकर आती है, जिसे खाते ही रामदीन अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बिटिया, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। सच कहूँ तेरी माँ भी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन तू तो अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। ये हुनर मुझे मेरी माँ से ही तो आया है बाबा। आपके लिए 2 रोटी और ले आऊं? अरे हाँ बिटिया, नेकी और पूछ पूछ। कुछ देर बाद पार्वती 2 रोटी और डालकर उसे खाने को देती है। सच में बिटिया, पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। अच्छा बाबा, वो मैं कह रही थी कि आपको फसल के पैसे मिल गए क्या? हाँ बिटिया, इस बार अच्छी फसल हुई है तो पैसे भी अच्छे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस साल तेरे हाथ पीले कर ही दूं, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं फिर। बाबा ऐसी बातें क्यों करते हो?
मरे आपके दुश्मन। वैसे तू क्यों पैसों के बारे में पूछ रही है? तुझे कुछ लेना है क्या? नया सूट या नई चप्पल? नहीं बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं कल बाजार गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छी चाउमीन की खुशबू आ रही थी तो मेरा बड़ा मन हुआ। अच्छा अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए चाउमीन खाने के लिए? तू बिना चाउमीन की दीवानी है। देखना तेरी शादी ना मैं एक चाउमीन वाले से ही करूंगा, ताकि तू सारा दिन बस चाउमीन ही खाती रहे। क्या बाबा आप भी। रामदीन उसे पैसे दे देता है, जिससे वो अगले दिन अपनी सहेली के साथ चाउमीन के ठेले पर जाती है। उस ठेले पर सुरेश नाम का आदमी चाउमीन बनाकर बेचता था। सुरेश दिखने में सुंदर था, साथ ही उसका बात करने का ढंग भी बड़ा अच्छा था, इसलिए वो कुछ ही पल में पार्वती को पसंद आ गया। उसे भी पार्वती पसंद आ गई। अब दोनों रोज छुप छुप कर मिलने लगे। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ठेला बंद हो गया जिस पर सुरेश काम करता था। इसी दौरान रामदीन भी एक रोज चल बसा। अब गांव में कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों दिल्ली शहर आ गए और अब सुरेश वहीं पर एक सेठ सोहनलाल के ठेले पर चाउमीन बनाने का काम करने लगा। लेकिन एक रोज चाउमीन में नमक थोड़ा ज्यादा होने के कारण ग्राहक चाउमीन बीच में ही छोड़कर चला गया और गुस्से में आकर सोहनलाल ने सुरेश को उसके 2 महीने के पैसे दिए बिना ही नौकरी से निकाल दिया। कैसा घटिया सेठ है वो, उसको तो हाई लगेगी हमारी। अब सुरेश ने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद का चाउमीन का ठेला लगा सके। अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। हमें सोहनलाल जी ने भेजा है, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो। देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो,
वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चौमिन के ठेले पर मेहनत करने लगे।